हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हम लोग सेक्शन बी पे पहुंच गए हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 प्रीवियस सेशन में डन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। 2 kg ड्यूटेरियम का फ्यूजन करके 100 वॉट का बल्ब कितने टाइम तक ग्लो कर सकता है। फ्यूजन रिएक्शन हमें दी हुई है। ड्यूटेरियम की दो एटम्स फ्यूज होके हीलियम की एक एटम बना रही हैं और न्यूट्रॉन, और साथ में 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्यूजन रिएक्शन लिखते हैं पहले तो। दिस इज फर्स्ट एटम ऑफ ड्यूटेरियम, दिस इज सेकंड एटम ऑफ ड्यूटेरियम, और दो ड्यूटेरियम के एटम से एक हीलियम का एटम बना है, एक न्यूट्रॉन और 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक 3.27 ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 100 वोट का बल्ब है और 2 kg टोटल अमाउंट है और 2 kg हमारे पास ड्यूटेरियम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारे पास जो डाटा है वो ये डाटा बता रहा है कि दो ड्यूटेरियम की एटम्स 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जनरेट करते हैं और हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 2 kg है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये पता करना है पहले कि 2 kg में कितने नंबर ऑफ ड्यूटेरियम की एटम्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो होता है वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम, जो कितना है 2 है, 2 ग्राम कह दो। और कितनी नंबर ऑफ एटम्स होती हैं, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये आपको पता है चीज, किसी भी चीज के 1 मोल में जो एटम्स होती हैं वो फिक्स रहेंगी, चाहे कोई एलिमेंट है चाहे कोई कंपाउंड है। तो ये 2 ग्राम्स में इतनी एटम्स हैं। 1 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम की 1 ग्राम में कितनी एटम्स होंगी। 2 से हम लोग क्या कर देंगे, इस क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे। तो 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। नाउ 2 kg है, 2 kg का मतलब हो गया है 2000 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। तो जितनी आपके पास एटम्स हैं उसे आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बन गया 6.022 इंटू 10⁻23 और 3 ये रहे तो 26 आ गया। तो यानी कि इतनी नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2 एटम्स ऑन फ्यूजन, फ्यूजन होने के बाद रिलीज एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज करती हैं, 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 एटम की बात करें, हालांकि एक एटम तो फ्यूज नहीं होगा, तो चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली तो ये चीज हो सकती है। तो 3.27 अपॉन 2 हो गया। अब टोटल जितनी नंबर एटम्स हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। चलिए तो 6.022 इंटू 10⁻26 एटम्स। तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, 3.27 बाई 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻26।
ये कट जाएगा आपका 3.011 पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3.011 को 3.27 से, so I am getting 9.85 into 10 the power 26। ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई हमारे पास। लेकिन जो हमें बल्ब की एनर्जी है वो वॉट में दी हुई है। वॉट मतलब जूल पर सेकंड। तो यानी कि जो हमारी एनर्जी कैलकुलेट होके आई है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होते हैं उनमें कितने जूल होते हैं, पहले तो मिलियन यानी कि 10 दी पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 दी पावर -19। तो आई एम गेटिंग 1.6 इंटू 10 दी पावर -13 जूल। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास टोटल एनर्जी आई है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसे आप लोग 1.6 इंटू 10 दी पावर -13 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9.85 इंटू 1.6 तो 15.76 इंटू 10 दी पावर 13 जूल। तो इतनी एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल हो गई। अब हम बल्ब के पास चलेंगे क्योंकि बल्ब के हमें देखना है कितने टाइम तक वो ग्लो करेगा, और हमारा आंसर बहुत बड़ा आने वाला है, एनर्जी से हमें पता चल रहा है। चलिए 100 वोट का मतलब क्या है कि 100 जूल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो 1 जूल का एनर्जी जो कंज्यूम होगा वो कितने टाइम में होगा, 1/100 सेकंड में। और टोटल एनर्जी आपके पास कितना है 15.76 इंटू 10 दी पावर 13। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 15.76 इंटू 10 दी पावर 11 सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। ये आंसर शीट खुल गई हमारी। 6th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ईयर में आंसर है। चलिए ईयर में कैलकुलेट करेंगे आंसर जो इन्होंने ईयर में निकाला हुआ है। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी करेंगे। हम लोग ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ईयर है उसमें 365 डेज होंगे। लीप ईयर में 366 होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 365 डेज की बात ही करेंगे क्योंकि लीप ईयर की कोई बात नहीं हो रही। सेकंड्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले देखिए एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। एक दिन में कितना टाइम होता है, 24 आवर्स। और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो यानी कि 365 इंटू 24 इंटू 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी अपनी, पर इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगा लेते हैं। तो ये आपके पास बन गया 1576 1 2 3 4 4 0 तो कट गई, तो यानी कि 7 रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे है 365 इंटू 24 इंटू 36।
चलिए अब इसको करके लेते हैं अपन डिवाइड, 3 4 5 6 7, 365, 24, then 36. So I'm getting 49974.6 years. तो ये मेरा आंसर आ रहा है। तो 1 2 3 4, अगर हम लोग पॉइंट को 4 डिजिट शिफ्ट करते हैं तो आई विल गेट 4.99 इंटू 10 दी पावर 4 ईयर्स। चलिए अब आंसर अपना मिला लेते हैं। 4.97 इंटू 10 दी पावर 4 ईयर्स, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का डन हो गया। कैलकुलेशन में जो थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, एक दो भी पॉइंट्स का फर्क हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा एरर हो जाता है। तो आपको नंबर फुल मिलेंगे, इवन पॉइंट 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 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन स्टडी करते हैं, रीड करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ये आ गई थी क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन वेव फ्रंट। पहले तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछी हुई है। चलिए वेव फ्रंट की पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। वेव फ्रंट की डेफिनेशन रट्टे मारनी है बिल्कुल ही, मतलब आपको समझ में आ गई है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को लिखनी है जो वो कोई भी बुक से, नेट से या कॉपी जो भी है वहीं से लिखनी है। मैं प्रदीप की जो डेफिनेशन है वो रट्टे मार के लिख रहा हूँ डेफिनेशन, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं रहती। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase at a given instant। किसी इंस्टेंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं किसी मीडियम के, वो सब एक ही फेस में वाइब्रेट करेंगे या कर रहे हैं, तो उनकी जो पोजीशन को डिफाइन किया जाता है जिस चीज के द्वारा, उसे वेव फ्रंट कहा जाता है। जैसे आपके पास एक सर्कल होता है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं, अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं, और एक सेंटर होता है, फिक्स होता है। तो आप लोग सेंटर से लेके बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करो, ये कांस्टेंट रहता है। तो उसी तरीके से कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सभी पॉइंट एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही सेम ही, मतलब आप बोल सकते हो टाइम पर वाइब्रेट करेंगे, एक साथ वाइब्रेट करते हैं, और उसको वी कॉल वेव फ्रंट बोलते हैं। चलिए तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन तो ये हो गई। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या हमें पूछा है। ड्रॉ द शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट from the when the plane incident wave undergoes refraction from optically denser medium to rarer medium। डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है रे ऑफ लाइट, तो हमें उसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करना है और फिर स्नेल्स का लॉ रिफ्रैक्शन का प्रूव करना है। ध्यान रखिए आपके पास जो सिलेबस है या जो आपको बुक पे पढ़ रहे हो, वहां पे ना जो वेव फ्रंट है वो रेयर टू डेंसर है, लेकिन इन्होंने आपसे किस लिए पूछा है, डेंसर टू रेयर। तो इसीलिए आप लोगों को गलत नहीं करना है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि दे आर आस्किंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम का आपका वेव फ्रंट। सबसे पहले क्या करोगे, ये हम लोगों ने क्या बना लिया, एक सरफेस बना ली है जो दो मीडिया को डिफरेंट कर रही है। दिस इज योर डेंसर मीडियम और ये सपोज कर लो रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 अज्यूम कर लो, रेयर का n2 अज्यूम कर लो। जो वेलोसिटी है, स्पीड है लाइट की, डेंसर में v1 लेट कर लो और यहाँ पर v2 लेट कर लो। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि डेंसर का मतलब है कि n1 की वैल्यू n2 से बड़ी है,
लेकिन v1 की वैल्यू v2 से छोटी होती है। और अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमारा डेंसर टू रेयर आ रहा है, तो जो आई एंगल है वो आर से क्या मिलेगा आपको, स्मॉल मिलेगा। ठीक है, स्नेल की लॉ की बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्नेल के लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, तो आर मतलब हो गया हमारे पास रिफ्रैक्शन यानी कि रेयरर में, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऊपर आएगा और नीचे n1 आएगा। तो दिस इज स्नेल्स लॉ। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, स्नेल्स लॉ यही प्रूव करना है, बताना है उनको। और एक और चीज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, आपको पता है रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो v1 अपॉन v2 आता है। यानी कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाती है उस मीडियम के अंदर। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हमारी बात हो गई ये तो कि किस तरीके से हमारे ये पैरामीटर्स यूज होंगे। अब हम लोग फटाफट शेप ड्रॉ करते हैं। शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लाइक दिस ऐसे आप बना लोगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेव्स बनाएंगे। दिस इज योर सपोज करो फर्स्ट वेव, दिस इज सेकंड वेव, ये पैरेलल होनी चाहिए, एंड दिस इज लेट मी से थर्ड वेव। ठीक है, अब क्योंकि डेंसिटी रेयर किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, इसको ऐसे डॉटेड एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। ये हमारे पास जो रेड लाइन है वो मीडिया, मतलब यहाँ से मीडियम दूसरा आ गया, दैट इज रेयर। तो जब भी डेंसर से रेयर जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड कर जाती है। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूं, लाइक दिस। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस, इस तरीके से नॉर्मल से अवे हो गया। मैं वो बनाता हूं आपके नॉर्मल्स, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये नॉर्मल। दिस इज एंगल आई, ये रेज आ रही है और ये रिफ्रैक्ट होके जा रही है। दिस इज आई, दिस इज आर, आप देख सकते हो आर की वैल्यू आई से बड़ी है। दिस इज आई, दिस इज आर। सपोज कर लो दिस इज 1 2 3, तो दिस इज योर 1 डैश, दिस इज योर 2 डैश एंड दिस इज योर 3 डैश। इस तरीके से हमारी होती है। अब यहाँ पे पता क्या चीज होती है, आप कैसे आर्क्स लगाते हो ताकि हमारा जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो यहाँ पर तैयार हो जाए। मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। जैसे ये पॉइंट आपने ए लेट कर लिया, थोड़ा डार्क मार्कर यूज कर लेते हैं, जैसे ये ए हो गया, दिस इज सपोज कर लो आपका बी हो गया पॉइंट, एंड दिस इज लेट मी से सी हो गया, इसको बी लेट कर लो, यहाँ पे सी डैश कर लो। और अब सी डैश तो पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन ए वाला पॉइंट हमें नहीं पता, तो हमें ए से जो अगला पॉइंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड ए डैश, वो हम लोग कैसे बनाएंगे, और बी से बी डैश कैसे बनाएंगे, अब वो चीजें यहाँ पे हमें नहीं पता चल रही। सी से लेकर सी डैश तक कुछ डिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। कैसे, स्पीड इनटू टाइम के साथ। स्पीड जो है वो कितनी है, स्पीड है हमारे पास v1 और टाइम कितना है t। तो यानी कि c से लेकर c डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो v1 इंटू टी होगा। तो अब हमें करना क्या है, हम लोगों को ये बात याद रखनी है कि जितने टाइम इंटरवल में रे ऑफ लाइट यहां से यहां पर पहुंची है, उतने ही टाइम में जो रे है वो यहां से आगे कहीं पे भी जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो आर्क लगेगी उसमें जो टाइम टी है वो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, जो डिस्टेंस ए से ए डैश होगा, जो अभी हमें नहीं पता, उसका क्या बनेगा फॉर्मूला, उसका बनेगा स्पीड
टाइम हमने सेम लेना है t। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको आप s1 लेट कर लो और यहाँ पे जो डिस्टेंस s2 लेट कर लो। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, s1/v1, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, s2/v2 आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। अब जो t है वो हमें पता है किसके इक्वल है, s1/v1 के। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। अब s1 पता है, v1 पता है और v2 पता है, तो कैन आई कैलकुलेट s2 डिस्टेंस a से, बिल्कुल। जितना आ जाएगा आपने यहाँ पे क्या रख देनी है, कंपास उतनी खोल के एक सपोज करो आर्क इस तरीके से लग जाएगी। आर्क लग गया तो अब क्या करोगे, c डैश को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो लाइक दिस। ये आपका बन गया है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इन रियर मीडियम a डैश। इस पॉइंट को आप b डैश नाम दे दो। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है स्नेल्स लॉ, यानी कि ये चीज प्रूव करनी है। ये तो हमें पता है कि स्नेल लॉ है, लेकिन ये प्रूव करना है इसके थ्रू। सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखनी है कि हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जितनी भी रेज आती हैं वेव फ्रंट पे वो सारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, आते हुए भी और आगे मूव करते हुए भी। तो इसका मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। उसके बाद ये जो प्लेन, ये जो आपको वेव फ्रंट दिख रहा है डेंसर मीडियम में, ये आई एंगल बना रहा है सरफेस के साथ और ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल आर बना रहा है। अब बात सिर्फ ट्रायंगल्स की रह गई है, सारी चीज इरेज कर देते हैं और स्नेल्स लॉ प्रूव करने की तरफ हम लोग अब चलते हैं। थोड़ा सा याद करने वाला काम ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग को ये समझा दो कि 20-25% चीजें याद रख ले तो 75% जो चीजें समझने वाली है वो आप लोगों को बहुत आसान लगेंगी। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए बी ए सी सी डैश की बात करूंगा। इस ट्रायंगल में देखिए साइन आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अपना जो एंगल है आई वो यहाँ पे बना हुआ है और परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए सी डैश है वो हाइपोटेनस का काम करेगा। तो फिर बेस हो गया AC, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, सी सी डैश। इसी तरीके से अब ट्रायंगल ए डैश सी डैश की बात करेंगे। यहां पे साइन आर लेंगे, दिस इज आर। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर ये 90 का एंगल है तो मतलब ए सी डैश हाइपोटेनिस हो गया। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनिस होती है। ये अगर आपके पास 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए डैश सी डैश है वो बेस का काम करेगा, तो ए डैश क्या हो गया, परपेंडिकुलर के इक्वल। स्नेल लॉ का लेफ्ट साइड क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर। तो दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन ए सी डैश। जब आप इसको करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए सी डैश खत्म हो गया, सी सी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। अब सी सी डैश क्या है, डिस्टेंस है। क्या लिखा था अपने डिस्टेंस को, स्पीड इनटू टाइम, और ए डैश भी डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम। याद रखिए हमने डेंसर मीडियम में वेलोसिटी v1 लेट की थी और रेयर मीडियम में स्पीड v2 लेट की थी। तो यानी कि साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल आ गया, v1/v2 के। और v1/v2 किसके इक्वल है, n2/n1 के। रेसिप्रोकल होते हैं, स्पीड अगर ज्यादा है तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो क्या कहानी का एंड क्या निकला, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम का, और n2 किसका है, रेयर मीडियम का। यही आपका स्नेल लॉ है और यही आपने प्रूव करना था। और इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।